हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटी इज़ माय लाइफ में। आज हम लोग क्लास 12 की ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर करेंगे, जो कि है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो हम लोग अपने पीडीएफ पे चलते हैं। तो इसमें हम लोग को पहले इंट्रोडक्शन दिया है, जो कि हम लोग को बता रहा है कि हाँ, ज्योग्राफी जो है वो एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि इंटीग्रेटिव है एम्पिरिकल है और प्रैक्टिकल है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि हाँ, जो ज्योग्राफी की रीच है वो एक्सटेंसिव है, बहुत दूर तक है, वो बहुत वाइड में फैली हुई है। ईच एंड एवरी इवेंट एंड फिनोमिना विच वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम कैन बी स्टडीड ज्योग्राफिकली। अब कोई भी फिनोमिना हो, वो कोई ह्यूमन फिनोमिना हो या नेचुरल फिनोमिना हो, ये जो कि वेरी करता है स्पेस एंड टाइम में, वो हम लोग ज्योग्राफिकली स्टडी कर सकते हैं। अब हम लोग ने ये जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो कंप्राइज करता है टू मेजर कंपोनेंट्स को। एक होता है नेचर, जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट को कंप्राइज करता है, और दूसरा होता है लाइफ फॉर्म, जो इसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं। अब जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो स्टडी करती है फिजिकल इन्वायरमेंट को, और ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो स्टडी करती है रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड ह्यूमन वर्ल्ड, द स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिना एंड how they come about, the social economic difference between the different part of the world। मतलब कि जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है वो रिलेशन इस्टेब्लिश करती है फिजिकल या फिर नेचुरल वर्ल्ड का ह्यूमन वर्ल्ड से। जैसे कि हम लोग जब कोई भी रोड बनाते हैं, तो ये एक तरीके से हम लोग वहाँ पे पेड़ काटते हैं, हम लोग इंटरेक्ट करते हैं उस जगह से, उस जो भी जगह पे बन रहा है उसके हम लोग रोड को देखते हैं कि हाँ, वहाँ पे फर्टाइल सॉइल है तो आराम से बन जाएगी, बैलेंस सॉइल है तो हम लोग को थोड़ा काम करना पड़ता है। ये सब हम देख के फिर करते हैं। इसके बाद बोला जा रहा है द कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। The core concern of geography as a discipline is to understand the earth as home of human being and to study all those elements which have sustained them। अब जो कोर कंसर्न है हमारी ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन का, मतलब हम लोग ये तो जानते ही हैं, हम लोग ने 11 पे पढ़ के आया है कि हाँ, ज्योग्राफी जो है वो सारी सारे सब्जेक्ट्स को अपने अंदर इन्वॉल्व करती है, इसीलिए हम लोग इसे ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन कहते हैं। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि हाँ, हम ये तो समझ गए कि हाँ, जो ज्योग्राफी है वो सबका डिसिप्लिन है। अब हम लोग का जो कोर कंसर्न है, ज्योग्राफी किस चीज़ पे मेन फोकस देती है, वो है अर्थ को हम लोग ह्यूमन बींग्स के घर की तरह कैसे समझें। हम लोग ये कैसे समझें कि हाँ, जो एलिमेंट्स हैं जिस पे ह्यूमन बींग सस्टेन कर पाया है वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, ये सब हम लोग को कहाँ से मिले, कैसे मिले, ये आ जाता है। उसके बाद बोलते हैं ज्योग्राफी एम्फोसाइसिस ऑन स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बींग। ज्योग्राफी जो है वो मेन फोकस है देती है स्टडी ऑफ नेचर और ह्यूमन बींग, मतलब नेचर की स्टडी करना और ह्यूमन बींग की स्टडी करना। अब यहाँ पे हम लोग की जो ज्योग्राफी है वो एक ड्यूलिज्म से जूझती है। ड्यूलिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी एक टॉपिक के बारे में, कोई एक टॉपिक के बारे में दो तरह की व्यू रखना। जैसे कि कई लोगों का सिंपल, हम लोग क्लास 11 का एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि था हम लोग ने जो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में हम लोग ने पढ़ा था अलग अलग थ्योरीज। बिग बैंग थ्योरी थी, और गैसियस हाइपोथेसिस थी, और प्लानिस्टिमल थ्योरी थी। हम लोग अलग अलग थ्योरी पढ़े थे, लेकिन हम लोग पढ़े तो इसी बात पे थे ना कि हाँ, कैसे धरती बनी, कैसे पूरा ब्रह्मांड बना, ये सही। हम लोग ने सोचा कि हाँ, कैसे गैलेक्सी, कोई पर्टिकुलर गैलेक्सी है, जैसे हम लोग ने मिल्की वे गैलेक्सी का पढ़ा था। तो वही यहाँ पे है। ड्यूलिज्म का मतलब यहाँ पे यही है कि हाँ, किसी एक टॉपिक के बारे में दो व्यूज रखना। तो यहाँ पे ज्योग्राफी जो है गॉट सब्जेक्टेड टू ड्यूरिज्म। द वाइड रेंजिंग डिबेट स्टार्टेड वेदर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन शुड बी लॉ मेकिंग, थ्योरियाइजिंग, जिसको हम लोग नोमेथेटिक भी कहते हैं, और डिस्क्रिप्टिव आइडियोग्राफिक जिसे हम लोग कहते हैं। अब ज्योग्राफी जो है वो ड्यूलिज्म से जूझती रहती है। वाइड रेंजिंग ऑफ डिबेट स्टार्टेड वेदर ज्योग्राफी।
अब बहुत बड़े बड़े डिबेट्स हुए हैं इस बात पे कि हाँ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन जो है उसको हम लोग को किस तरीके से स्टडी करना चाहिए, लॉ मेकिंग या फिर थ्योराइजिंग फॉर्म पे, या फिर डिस्क्रिप्टिव मतलब पूरा डिस्क्राइब करके उसको। और जो हमारा लॉ मेकिंग या फिर थ्योराइजिंग फॉर्म है उसको हम लोग नोमोथेटिक कहते हैं, और जो आइडियोग्राफिक है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। अब हम लोग इसके अलावा भी कही है वेदर इट शुड बी स्टडीड इन अ सिस्टमैटिक और रीजनल वे। हम लोग को इसको सिस्टमैटिक और रीजनल वे में पढ़ना चाहिए कि सिस्टमैटिक वे में पढ़ना चाहिए या फिर रीजनल वे में पढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, हम लोग पर जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, जितने भी हैं उन सब के हम लोग एक साथ अगर ये देखें कि हाँ वहाँ पे एनुअल टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे विंड स्पीड क्या है, वहाँ पे रेनफॉल एवरेज रेनफॉल क्या ऐसे होती है, ये सब हम लोग अगर एक साथ पढ़ेंगे तो ये सिस्टमैटिक स्टडी हो जाएगी। वहीं रीजनल स्टडी क्या होती है, रीजनल मतलब कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर रीजन को लेके चलते हैं। हम लोग एशिया के बारे में सिर्फ देखें कि हाँ एशिया में एवरेज रेनफॉल कितनी है, एवरेज रेनफॉल इतनी है तो एवरेज टेम्परेचर कितना है, एवरेज विंड स्पीड कितनी है, ये सब हम लोग देखें। और वहीं अगर सिर्फ हम लोग एवरेज विंड स्पीड हम लोग अलग अलग रीजन्स के बारे में देखेंगे तब भी वो रीजनल स्टडी ही कहलाएगी। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि हाँ आप एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो कई सारे आपको टॉपिक समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है। अब उसके बाद आता है वेदर ज्योग्राफिकल फिनोमेना भी इंटरप्रेटेड थ्योरेटिकली और हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब ज्योग्राफिकल फिनोमिना को हम लोग को किस तरीके से इंटरप्रिटेट करना चाहिए, थ्योरेटिकली मतलब थ्योरी बेस्ड इंटरप्रेट करना चाहिए, या फिर हम लोग हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच मतलब वो हिस्ट्री में कैसे कैसे चेंज आए उसके बेसिस पे करना चाहिए। दी These have been issue for intellectual exercise, but finally you will appreciate the dichotomy between the physical and human are inseparable element। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो इश्यूज हैं ये हम लोग के इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छे हैं। इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज यानी कि जो एक्सरसाइज हमारे माइंड को फोकस या फिर किसी चीज़ पे ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर दे, वो एक्सरसाइजेस इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस कहलाती हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं कि हाँ ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे हम लोगों को इसको इंटरप्रिटेट करना चाहिए, ये सब हम लोगों को एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज के फॉर्म पे बोले जाते हैं। अब हम लोग जो भी ये डायक्टोमीज हुई है, डायक्टोमी का मतलब होता है डिबेट्स, जो भी ये डिबेट्स हुई हैं कि हाँ हम लोग को फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना चाहिए, या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन को कैसे पढ़ना चाहिए, तो ये इसके ऊपर कई सारे डिबेट्स हुए हैं कि हाँ किसी एक फॉर्म में पढ़ना चाहिए, फिजिकल फॉर्म में या फिर ह्यूमन फॉर्म में। तो ये वैलिड नहीं है, इसको कहीं पे भी वैलिड नहीं कहा गया कि हाँ द डिबेट बिटवीन द फिजिकल एंड द ह्यूमन ज्योग्राफी इज नॉट वैलिड बिकॉज नेचर एंड ह्यूमन आर inseparable element and should be studied in a combined way। अब जो नेचर और ह्यूमंस हैं ये इनसेपरेबल एलिमेंट है, इनको आप अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते। इन दोनों को हम लोग को होलिस्टिकली मतलब एक साथ पढ़ना पड़ेगा, कंबाइंड वे में पढ़ना पड़ेगा। अब जो it is interesting to note that both physical and human phenomena are described in metaphors using symbol from the human anatomy। अब जो ह्यूमन एनाटॉमी के कई सारे सिंबल हैं वो हम लोग दोनों फिजिकल और एज वेल एज ह्यूमन फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल ले सकते हैं फेस ऑफ द अर्थ, हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं नेचर और शेप ऑफ द अर्थ को बताने के लिए। आई ऑफ द स्टॉर्म, सेंटर ऑफ द स्टॉर्म जो होता है जहाँ पे हम लोग को उतना प्रेशर नहीं मिलेगा जितना हम लोग को स्टॉर्म के बिल्कुल आसपास के एरिया में मिलेगा। आई ऑफ द स्टॉर्म, सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, द प्लेस फ्रॉम वेयर द रिवर एंटर्स। अब माउथ ऑफ द रिवर का मतलब क्या होता है, जहाँ से रिवर एंटर कर रही है। नेक ऑफ द थर्मस, स्नॉट ऑफ द ग्लेशियर, स्नॉट ऑफ द ग्लेशियर को हम लोग नोज ऑफ द ग्लेशियर भी कहते हैं।
और जो स्नॉट ऑफ द ग्लेशियर होता है वो जो हम लोग का लोएस्ट एंड ऑफ द ग्लेशियर होता है, जिसको हम लोग ग्लेशियर टो कहते हैं, वो हो जाता है। और इसके अलावा कई सारे जैसे कि नेक ऑफ द स्टमस, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, सॉइल की प्रोफाइल के बारे में तो आप जानते ही हैं। सिमिलरली region, villages, towns have been described as organism. अब ऐसे ही villages, towns और कई सारे region को हम लोग organisms के द्वारा भी मतलब organs के द्वारा या फिर organisms के द्वारा भी हम लोग बताते हैं। एक जर्मन जोग्राफर ने स्टेट और कंट्री को लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया है। नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवेज, वाटरवेज, इन सबको उन्होंने डिस्क्राइब किया है आर्टरीज के सर्कुलेशन के फॉर्म में। अब इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, जो कि रैटजेल, एलन सी सैम्पल और पॉल वीडल दे ला ब्लाचे ने दी है। रैटजेल ने कहा है ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो एक सिंथेटिक स्टडी है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। सिंथेटिक को यहाँ पे एम्फोसाइज करके यूज़ किया गया है इस जो क्या कहते हैं, जो भी हमारी ये डेफिनेशन है उसमें हम लोग ने सिंथेसिस को बहुत एम्फोसाइज करके यूज़ किया गया है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का कंपोजिशन होना या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट एंड एलिमेंट सो एज टू फॉर्म अ होल, ये मीनिंग होती है इसकी। अब अगर हम लोग इसके बेसिस पे देखा जाए कि हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। तो यानी कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये एक रिलेटिव स्टडी होती है जो ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच में होती है। इसके बाद ह्यूमन जो एलन सी सिंपल ने क्या दिया, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। यहाँ पे भी यही बोला गया है कि हाँ, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है एक चेंजिंग रिलेशनशिप है बिटवीन अनरेस्टिंग मैन, कोई भी आदमी है वो कहीं एक जगह पे रुका नहीं रहता, एंड अनस्टेबल अर्थ यानी चेंजिंग अर्थ, जो भी चेंजेस होते हैं हमारे अर्थ में, हम लोग ये फिजिकल ज्योग्राफी में लास्ट ईयर पढ़ा भी था। अब इसके बाद आता है पॉल वाइडल दे ला ब्लाचे, इन्होंने क्या दिया है, कंसेप्शन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आर अर्थ of the relation between the living being which inhabited। मतलब कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो एक कॉन्सेप्शन है जो रिजल्ट कर रहा है मोर सिंथेटिक नॉलेज को, रिलेटेबल नॉलेज को, जो कि फिजिकल लॉज और गवर्निंग आर अर्थ, जो भी फिजिकल लॉज होते हैं हमारे अर्थ में आए हैं उसको, और जो रिलेशन है बिटवीन द लिविंग बीइंग जो कि वहाँ पे रहते हैं, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में बताता है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके बाद यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर। अब जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो स्टडी करती है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट, ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे फिर से बताया गया है, फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में, और सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई जाती हैं, वो सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। और जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन होता है फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट के बीच में, उसी के रिलेशनशिप को समझने को ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। अब जो एलिमेंट होते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट में वो क्या होते हैं हम लोग वो देख लेते हैं। तो फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारे एलिमेंट आते हैं वो होते हैं लैंडफॉर्म, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना एक्सेट्रा, और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, ये सब फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती हैं। सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आ जाते हैं, हाउसेज, विलेजेस, सिटीज़, रोड, रेलवे नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, फार्म्स, पोर्ट्स, items of our daily use, and all other element of material culture have been created by human beings using the resource provided by the physical environment। जो भी रिसोर्स प्रोवाइड किए गए हैं फिजिकल इन्वायरमेंट के द्वारा, उससे जितना भी ह्यूमन बींग यूज़ करके, चाहे वो हाउसेस हों, विलेजेस हों, सिटीज़ हों, रेलवे नेटवर्क्स हों,
रोडवेज हो, इंडस्ट्रीज हो, फार्म्स हो, पोर्ट्स हो, या फिर हमारे डेली यूज़ की कोई भी चीज़ हो, या फिर जो हम लोग नेचुरल इन्वामेंट का यूज़ करके कोई भी चीज़ बना रहे हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करें, वो सब सोशियो कल्चरल इन्वामेंट के अंदर आ जाते हैं. While physical environment has been greatly modified by human beings, it also in turn impacted human lives. अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ने बहुत यूज़ किया है ह्यूमन फिजिकल इन्वायरमेंट को, तो वैसे ही ह्यूमन बींग्स ने उसको मॉडिफाई किया अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. तो वैसे ही ह्यूमन लाइफ्स भी उससे इम्पैक्ट होती हैं. और ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो इंट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट के बीच में. अब हम लोग देखते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस. यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में ये दोनों अलग अलग नहीं दिए हैं, एक साथ ही दे दिए हैं, या अलग अलग नहीं दिए, एक साथ दे दिए हैं आपको. लेकिन जब अपने नोट्स बनाने हैं तो उसको अलग अलग लिखना होगा. और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए वो आपको कल परसों तक हम मेरे चैनल में मिल जाएंगे. नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस जो होता है, ये एक स्टेज से रेफर करता है जब ह्यूमन बींग्स पूरी तरह डिपेंडेंट थे नेचर के ऊपर और पूरी तरह सराउंडेड थे नेचर के ऊपर, नेचर के द्वारा मतलब. और उस टाइम पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं था. ह्यूमंस जो थे अर्थ और उसके नेचुरल लॉज से अनअवेयर्स थे. दे डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर बट ह्यूमंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर. वो नेचर को समझते भले नहीं थे लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. दे टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर देयर सर्वाइवल. वो पूरे तरह नेचर पे डिपेंडेंट थे फॉर देयर सर्वाइवल. सर्वाइवल के लिए क्या क्या चाहिए? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग और भी कई सारी चीज़ें. हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ के लिए ये अपने सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़ लगती थी जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, उन सब चीज़ों को लिए नेचर पे डिपेंडेंट थे. दे डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर. ये तो हम लोग ने पढ़ ही चुका है. इन द They do not understand the nature, but humans were greatly influenced by the nature. In the early stages, primitive men were in the early stages, primitive men were not exploiting the nature. That was the stage of peaceful environment with lots of natural vegetation. अब जो अर्ली स्टेज था जब प्रिमिटिव मैन्स रहते थे तब कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था, कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी. वो स्टेज ऑफ पीसफुल इन्वायरमेंट था और लॉट्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन थी. उस स्टेज को हम लोग स्टेज ऑफ स्टेबल इन्वायरमेंट भी कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट था. एटमॉस्फेयर में गुड प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस रहती थी और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी रहते थे. ह्यूमंस जो थे वह अडॉप्टेड टू डिक्टेट्स ऑफ नेचर. ह्यूमंस ने कई सारे डिक्टेट्स ऑफ नेचर को अडॉप्ट किया हुआ है. दिस इज सो बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज वेरी लो. अब ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ पे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो थी वो बहुत लो थी. और जो स्टेज है था ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट का, ये वो बहुत ही प्रिमिटिव था. This type of interaction between the primitive human society and the strong forces of nature was termed as environmental determination. मतलब जिस टाइम पे प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थी और जो हमारे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर हैं वो इंटरेक्ट करते थे, उस टाइम को हम लोग इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन कहते हैं या फिर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. अब ये जो स्टेज था यहाँ पे नेचुरलाइज्ड ह्यूमन रहते थे जो कि पूरी तरह डिपेंडेंट थे नेचर पे. उनकी बातें सुनते थे और उनसे डरते थे, उनकी फ्यूरी से डरते थे. मेनली उनकी फ्यूरी से डरते थे और उसको वर्शिप करते थे. देयर इज अ डायरेक्ट डिपेंडेंस. हाँ, देयर इज अ डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ human beings on nature for resources which sustain them. The physical environment for such societies becomes the mother nature. अब जो डायरेक्ट डिपेंडेंस होता था ह्यूमन बींग्स का नेचर ऑफ रिसोर्सेस में, वो सस्टेन देम. जो भी नेचर के रिसोर्सेस थे वो सब जो सस्टेन करने में ह्यूमन बींग्स की हेल्प करते थे, ये वही स्टेज ऑफ प्रेजेंस था. और ये डायरेक्ट डिपेंडेंस दिखाता है ह्यूमन बींग्स का नेचर के ऊपर. और जो ये फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर सच सोसाइटीज,
अब जो ऐसी सोसाइटीज़ थी जो नेचर के ऊपर पूरी डिपेंडेंट थी, अपने सस्टेनेंस के लिए पूरी नेचर के रिसोर्सेज को यूज़ करती थी, वो सब किस में आ जाती हैं? उनके ऐसी सोसाइटीज़ के लिए जो ये फिजिकल इन्वायरमेंट होता था वो मदर नेचर बन जाता था। अब हम लोग ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के बारे में पढ़ते हैं। अब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर जो है वो इंट्रैक्शन बिटवीन द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड ह्यूमंस who began to understand the nature and their natural laws with the passage of time. ये रिफर करते हैं एक इंट्रैक्शन बिटवीन द फोर्सेस ऑफ नेचर, नेचर के फोर्सेस के बीच में और उस समय के ह्यूमंस के बीच में जो कि अंडरस्टैंड करने लगे थे नेचर और उसके नेचुरल लॉस को जैसे जैसे समय बीतता गया। विथ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ ह्यूमन डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे ये सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमंस ने और ज़्यादा अच्छी डेवलप्ड और बेटर और बहुत ही एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बनाना शुरू कर दिया। दे मूव फ्रॉम स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेज ऑफ फ्रीडम। स्टेज ऑफ नेसेसिटी उसी स्टेज को कहा जाता है जब ह्यूमन पूरी तरह डिपेंडेंट था नेचर पे, यानी कि नेचुरलाइजेशन ऑफ नेचर। उस और स्टेज ऑफ फ्रीडम यानी कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब वो पॉसिबिलिटीज जनरेट करने लगे नेचर का यूज़ करके। पॉसिबिलिटीज जैसे कि उन्होंने पेड़ काटा, उससे घर बना लिया और उसी घर में अब वो रह रहे हैं। अब धीरे धीरे टाइम बीता तो उन्हें सोना मिला तो उन्होंने ज्वेलरीज बनाई, और फिर धीरे धीरे और टाइम बीता तो वहाँ पे रोडवेज, रोड रेल्स नेटवर्क्स ये सब जनरेट होने लगे। मतलब कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी वो कल्चरल लैंडस्केप से कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट करने लगी। अब कल्चरल लैंडस्केप के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? हेल्थ रिजॉर्ट ऑन हाईलैंड, ह्यूज अर्बन स्प्रॉल, fields, orchards, pasture in plains, rolling hills, ports on the coast, oceanic routes, oceanic surface, satellites into space. ये सब जो थे इन्हीं सबको पॉसिबिलिज्म कहा गया है। पॉसिबिलिज्म का मतलब है नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस एंड स्लोली नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड, स्टार्ट बेयरिंग द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एंडेवर। मतलब कि नेचर हम लोग को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ से पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं कि हाँ हम लोग उन रिसोर्सेज का यूज़ करके हम लोग पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं और अपना खुद का इन्वायरमेंट ऑब्टेन करते हैं। और ये पॉसिबिलिटीज़ है जो रिसोर्सेज से आती हैं वो नेचर के द्वारा हमें या फिर इन्वायरमेंट के द्वारा हम लोग ऑब्टेन कर पाते हैं। इसके बाद हम लोगों को एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है, इंटर डिटर्मिनेशन या फिर न्यू डिटर्मिनेशन। जो एक जोग्राफर थे ग्रिफिन टेलर, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये कॉन्सेप्ट जो कि इस रिफ्लेक्ट करता था मिडिल पाथ बिटवीन द टू आइडियाज, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन एंड पॉसिबिलिज्म। इन्होंने इसको न्यू डिटर्मिनिज्म टर्म किया था। इस पूरे जो मिडिल पाथ था न्यू डिटर्मिनेशन सॉरी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन और पॉसिबिलिज्म के बीच में जो ये मिडिल पाथ था, इसको इन्होंने ग्रिफिन टेलर ने टर्म किया न्यू डिटर्मिनिज्म के फॉर्म में या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की। ये जो कॉन्सेप्ट था ये शो करता था नाइदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर इज देयर अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। ये जो क्या कहते हैं न्यू डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट था, ये हम लोगों को बताता था कि हाँ यहाँ पे पूरी एब्सोल्यूट नेसेसिटी, मतलब हम लोग पूरी तरह ना नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, ना ही हम लोग पूरी तरह फ्री हो गए हैं नेचर्स के हेल्प से या फिर नेचर के बिना हम लोग ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रीडम का टाइम भी नहीं था, एब्सोल्यूट नेसेसिटी का भी टाइम नहीं था। इसका मतलब था ह्यूमन बीइंग कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट। ह्यूमन बीइंग नेचर को कॉन्कर कर सकता है उसकी बातें सुन के। दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द रेड सिग्नल। नेचर को के रेड सिग्नल को हम लोग को ह्यूमन बींग्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ता था
और तभी ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट की तरफ और कदम बढ़ा सकते थे जब नेचर परमिट करे उस मॉडिफिकेशन को. It means that possibilities can be created within the limit which do not damage the environment. Possibilities तब तक create की जा सकती हैं जब तक आप environment को damage नहीं कर रहे. There is no free run without a accident. यहाँ पे कोई free run नहीं है कि हाँ आप जो कर रहे हैं करते जाइए, यहाँ पे कोई accident नहीं होगा. जब भी हम लोग ने नेचर को एक्सप्लॉइट किया है ज़्यादा, तब तब नेचर ने हम लोग को किसी ना किसी तरीके से रेड सिग्नल दिखाते हुए रोका है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी लास्ट है जब हम लोगों को जहाँ तक पता है कि हाँ चाइना एक बायो वेपन बनाना चाह रहा था, कोरोना वायरस, और वही फैल के एक तरीके से नेचर ने चाइना को स्टॉप किया वो बायोकेमिकल मेथड से कोई भी मिसाइल बनाने को या फिर कोई भी उससे. इसके अलावा भी कई होते हैं, जैसे कि जब भी फॉरेस्ट फायर लगती है और अगर आप वहाँ पे किसी फॉरेस्ट के पास में आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो फॉरेस्ट को या फिर नेचर को हार्म पहुँचाएगा, तब कई बार होता है कि हाँ फॉरेस्ट फायर लग जाती है, तो वो बता रहा है एक तरीके से कि हाँ रेड सिग्नल है, आपको नहीं करना चाहिए ये काम. The new determination conceptually attempts to bring a balance and nullifying the idea or dichotomy. अब जो न्यू डिटर्मिनेशन है वो कॉन्सेप्चुअली एक तरीके से कोशिश करता है नलीफाई करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आइडिया और डिबेट जो होते हैं, आइडिया और डिक्टोमी जो है. आइडिया और डिक्टोमी यानी कि आइडिया देयर इज सॉरी, मतलब कि जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन यहाँ पे पूरी नेसेसिटी की भी कंडीशन नहीं है, पूरी फ्रीडम भी नहीं दी गई है, वो वाला आइडिया. और अब हम लोग कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी के थ्रू कॉरिडोर ऑफ टाइम यहाँ पे हम लोग अब ये समझेंगे. तो ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू कॉरिडोर ऑफ टाइम में हम लोग को यही बताया गया कि हाँ ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो कंसर्न है विद द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन. मतलब जो अलग अलग एडाप्टेशन हम लोग करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो अडेप्ट करने से एक तरीके से कंसर्न रखती है. adjustment with adjustment with and modification of the environment started with the appearance of the human being cover the surface of the earth in different ecological niches. अब देखो इसका मतलब है, एक सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है वो कंसर्न करती है प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन से, एडजस्टमेंट से और मॉडिफिकेशन से, जो कि हम लोग इन्वायरमेंट में करते हैं, और जो कि अपीयरेंस में आता है तभी जब ह्यूमन बीइंग कवर करता है कोई सरफेस ऑफ द अर्थ को, डिफरेंट इकोलॉजिकल निचेस को. इकोलॉजिकल निचेस का मतलब होता है एक तरीके से ऐसा पोजीशन नेचर की जहाँ पे इकोलॉजिकल नेचर्स का मतलब होता है ऐसी पोजीशन या फिर ऐसा नेचर का पार्ट जहाँ पे हम लोग इस पे हैबिटेट हो सकें, या फिर हम लोग एक तरीके से क्या कहते हैं उसे इंटरेक्ट कर सकें, अफेक्ट कर सकें उसके इन्वायरमेंट को और उसकी कम्युनिटी को. इसके बाद सिंपल वर्ड में बोला जाए इकोलॉजिकल नीचेस का मतलब है हम लोग का कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हम लोग इंटरेक्ट करें नेचर से और उस जगह पे हम लोग हैबिटेट हो सकें. Earlier, there was a little interaction between the different society and the knowledge about the each other was limited. जो earlier जो इंट्रैक्शन होता था डिफरेंट सोसाइटीज़ के बीच में और जो नॉलेज थी ईच अदर के बारे में वो बहुत कम थी, वो बहुत कम होता था. अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे अर्ली कॉलोनियल पीरियड आया, तो वहाँ पे कौन सा अप्रोच यूज़ हुआ, एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन का. तो उसके ब्रॉड फीचर क्या थे, इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट प्रॉम्प्टेड द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज एंड एनसाइक्लोपीडिया डिस्क्रिप्शन. एनसाइक्लोपीडिया की डिस्क्रिप्शन दी. एनसाइक्लोपीडिया की डिस्क्रिप्शन पहली बार जो दी गई थी
वो स्ट्रैबो के द्वारा दी गई थी। उन्होंने 17 वॉल्यूम्स दिए थे और इन्होंने डिस्क्रिप्टिव का अप्रोच यूज़ करते हुए 17 वॉल्यूम्स की एक एनसाइक्लोपीडिया निकाली। किसने? स्ट्रैबो ने। लेटर कॉलोनियल पीरियड में रीजनल एनालिसिस हुई। रीजनल एनालिसिस में इन्होंने एलोबरेट किया डिस्क्रिप्शन को ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रीजन वर अंडरटेकन। जितने भी रीजन के एस्पेक्ट हैं सबको उसमें उसके अंदर लाया गया। फिर 1930 थ्रू द इंटर वॉर पीरियड, इस टाइम पे एरिया डिफ्रेंसिएशन था। जो फोकस था वो आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन एंड सेइंग हाउ एंड व्हाई इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर। इस टाइम पे फोकस जो था वो आइडेंटिफाई करने पे यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन, किसी एक रीजन के यूनिकनेस को की के ऊपर था कि हाँ कैसे हम लोग किसी एक रीजन की यूनिकनेस, जैसे राजस्थान एक रीजन है, वहाँ की यूनिकनेस क्या है? वहाँ पे डेजर्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है। और इसके बाद जो लेट 1950s और 1960s का टाइम पीरियड था, वहाँ पे स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन का टाइम पीरियड अप्रोच यूज़ हुआ, जिसमें हम लोग क्वांटिटेटिव वे में हम लोग ने रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। और भाई उसमें किसने बताया था इसके वो क्वांटिटेटिव वे में? आई ब्रूटन ने। इन्होंने क्या किया? मार्क बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सोफिस्टिकेटेड टूल। अब ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पे सोफिस्टिकेटेड टूल्स जैसे कि मशीन्स हो गए, ये सब का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। और इस टाइम पे ऑब्जेक्टिव जो था वो मैपिंग करने का था, मैपेबल पैटर्न ढूंढने का था अलग अलग रीजन के बीच में। लेट 1950s एंड तो लेट 1960s तक हो गया। लेट 1970s में क्या था? इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्ट, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल। इसकी ऊपर इसके बारे में बताया गया है, अभी हम लोग वो पढ़ेंगे। इसमें क्या था? दिस कॉन्टेंटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, मतलब क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ था और इट्स द ह्यूमनाइज्ड मैनर ऑफ डूइंग जियो जियोग्राफी लेड टू इमर्जेंस ऑफ 3 न्यू स्कूल। अब जो डिह्यूमनाइज मैनर का से ज्योग्राफी को करने का तरीका था, उन्होंने 3 न्यू स्कूल ढूंढे: वेलफेयर एंड ह्यूमनिस्ट स्कूल, रेडिकल स्कूल और बिहेवियरल स्कूल। अब 1990s में क्या हुआ? पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी हुआ। द ग्रैंड जनरलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ह्यूमन कंडीशन फॉर क्वेश्चन। जितने भी ग्रैंड जनरलाइजेशन, मतलब जितने भी यूनिवर्सल थ्योरीज थी उस पर क्वेश्चन होने लगे थे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन किए जाने लगे। इसके बाद जो है ह्यूमन ज्योग्राफी एंड डिफरेंट स्कूल थॉट, यानी कि ये जैसे कि वेलफेयर स्कूल के जो कि स्मिथ जो कि एक ब्रिटेन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने वेलफेयर और ह्यूमनिस्ट स्कूल को चालू किया था। ये सॉरी वेलफेयर स्कूल को चालू किया था, ह्यूमनिस्ट स्कूल को ये फू टैन जो कि चाइना से थे उन्होंने चालू किया था। इन दोनों के थॉट क्या थे कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो मेनली कंसर्न होनी चाहिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल वेलबींग के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अब इसके एस्पेक्ट्स में क्या आ जाते हैं? सच एस हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन ऑफ द पीपल, ये सब आ जाते हैं। रेडिकल स्कूल के में कौन कौन आ जाते हैं? रेडिकल स्कूल जो था वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। और जो कार्ल मार्क्स थे वो एक कम्युनिस्ट थे, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं। कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया था और इनका जो थॉट था वो एम्प्लॉयड था मार्क्सियन थ्योरी के ऊपर, टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पोवर्टी डेप्रिविएशन। बेसिक कॉज बताते थे पोवर्टी डेप्रिविएशन का और सोशल इनइक्वालिटी का। इनके इसमें कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम वाज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। ये बोलते थे जितने भी सोशल प्रॉब्लम है वो सब रिलेटेड हैं डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म से। इसके बाद आता है बिहेवियरल स्कूल। अब बिहेवियरल स्कूल जो होता है वो बोल्डिंग और किर्क ने दिया था। इनके थॉट लेट करते थे ग्रेट एम्फोसाइसिस ऑन लिव्ड एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो ऑन द परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरी बेस्ड ऑन एथेनिसिटी, रेस, रिलीजन।
अब इनका जो मेन एम्फसाइसिस था, एक्सपीरियंस था, वो पर्स और या फिर परसेप्शन था, वो स्पेस बाय सोशल कैटेगरी पे बेस्ड था, यानी कि एथेनिसिटी, रेस और रिलीजन के ऊपर। अब फील्ड एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी ऑल्सो मेनली, इसमें मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी इसमें बताई गई है। इसमें टेबल 1.2 पे आते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग को पहले पॉपुलेशन, ये देखिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी दी है 4th नंबर पे। इसकी कोई सब फील्ड नहीं होती है, लेकिन इसका जो इंटरफेस है वो डेमोग्राफी के ऊपर बेस है। कंटेंट जो होता है इसके पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, वो डेमोग्राफी से आता है। अब डेमोग्राफी में क्या आ जाता है, बर्थडे डेट, डेथ डेट, माइग्रेशन, रेसेस, ये सब आ जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये सब आ जाता है। इसके बाद देखी जाए तो अब हम लोग, अगर हम लोग देखें, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है एक। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो होती है 3 पार्ट में बटी रहती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भी आता है, पोर्ट, एयरवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, वाटरवेज, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ट्रेड एंड कॉमर्स को भी हम लोग 2 टाइप से पढ़ते हैं, रोड एंड नेटवर्क से। अब ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता है इसमें। तो ह्यूमन डेवलपमेंट आता है, तो वेलफेयर अप्रोच से हम लोग कहते हैं कि हाँ कितना ह्यूमन डेवलप्ड है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक तरीके से इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर आता है ये। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम लोग कैसे समझते हैं कि हाँ कितना ज़्यादा है कि कितना कम है। तो वो वेलफेयर अप्रोच से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट से, सस्टेनेबिलिटी से। अब इंडस्ट्रीज के बेसिस पे भी हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन, मतलब ज्योग्राफी को, कि एक फील्ड होती है जिसमें हम लोग इंडस्ट्रीज को अच्छे से पढ़ते हैं। तो उसमें हम लोग ट्रेड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज के 2 बेसिक काम होता है। एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूट करना और दूसरा होता है प्रोडक्शन करना। अब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कॉटेज, स्मॉल, लार्ज, हैवी लुक और लोकेशन बेस्ड। अब रिसोर्सेज के ऊपर भी ज्योग्राफी की एक फील्ड है, जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, रिजर्व, प्रोडक्शन, कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ रिसोर्स कैसे आ रहा है। अब उस एग्रीकल्चर के अंदर भी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सॉइल पढ़ते हैं और सॉइल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी भी होती है एक। सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि हाँ अर्बन ज्योग्राफी, मतलब अर्बन फील्ड, अर्बन है कि रूरल है सेटलमेंट, टाइप ऑफ सेटलमेंट, मतलब कि पैटर्न कैसा है सेटलमेंट का, हैमलेट है कि कैसा है, ये हम लोग अभी आगे नेक्स्ट बुक में हम लोग पढ़ेंगे। ये प्लानिंग कैसी है उस सेटलमेंट की, वेस्ट मटेरियल कैसे जाता है, सस्टेनेबल है कि नहीं, डिग्रेडेशन वहाँ पे होता है कि नहीं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी होती है, जिसके सब फील्ड हैं, इलेक्टोरल ज्योग्राफी और मिलिट्री ज्योग्राफी। अब जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से हम लोग जब पढ़ते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी को, तो यूएनओ आ जाता है इसके अंदर, डब्ल्यूएचओ आ जाता है, डब्ल्यूटीओ आता है। सोशल कल्चर, सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी भी होती है, जिसमें हम लोग सोशलिस्ट डेवलपमेंट के बेसिस पे पढ़ते हैं, कास्ट सिस्टम में पढ़ते हैं, ट्राइब्स। कास्ट सिस्टम के अंदर 2 टाइप से हम लोग पढ़ते हैं, लैंग्वेज एंड रेस के बेसिस में, और टाइप्स ऑफ इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड के बेसिस पे। सेटलमेंट हायरार्की के बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो फिजियोलॉजिकल ज्योग्राफी भी एक होती है, जो कि सोशियो ज्योग्राफी के अंदर ही एक तरीके से आती है। तो इसके अंदर पार्ट्स ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो पार्ट्स ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी है, वो सोशियो कल्चर ज्योग्राफी के अंदर ही आती है। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, नेचर इज सुप्रीम एंटिटी। और ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता है कि एरियाज में, जैसे हेल्थ, लिटरेसी और एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पे भी हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। अब ये सारे हो गए इसके फील्ड और सब फील्ड और कुछ मेजर थिंग। अगला चैप्टर हम लोग करेंगे द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू।
please share it with your other friends.